गरीब ओनियन वाला बना करोड़पति। माधव एक ठेले पर प्याज बेचता था। उसे कभी अच्छे पैसे मिलते तो कभी कुछ भी नहीं। बस जैसे तैसे करके उसका घर चलता था। उसकी बीवी भी घर घर जाकर काम किया करती थी। एक दिन उसके घर का मालिक सवेरे सवेरे उसके घर आता है और वो कहता है, अरे ये क्या माधव, 2 महीने हो गए तूने अभी तक घर का भाड़ा नहीं दिया। अगर तुमने इस महीने पूरा भाड़ा नहीं दिया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ऐसा कहकर मालिक वहां से चला जाता है। दोनों भी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तभी उसकी बीवी कहती है, सुनिए जी, मैं मेरी मालकिन से कुछ एडवांस मांगने की कोशिश करती हूँ। जरूर कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। मैं भी बाजार में जाकर देखता हूँ कि किसी से पैसे उधार मिलते हैं क्या। दोनों भी पैसे के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से उन्हें पैसे नहीं मिलते। मायूस होकर माधव अपना ओनियन का ठेला लेकर घर आते रहता है कि तभी एक लड़का भागते हुए उसके पास आता है और वो कहता है, मेरा नाम सोहन है भैया, ये बैग अपने पास रखिए और कल सवेरे इस बैग में जो एड्रेस है वहाँ पर आ जाइए। मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो लड़का माधव को एक बैग देता है और वहां से भाग जाता है। माधव देखता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे भाग रहे हैं। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उस बैग को अपने ओनियन के बीच में छुपा देता है और जल्दी से घर चला जाता है। घर जाकर अपनी बीवी को वो सारी बात बताता है। उसकी बीवी कहती है, अरे लेकिन आपने ये बैग उस लड़के से लिया ही क्यों? कहीं उन गुंडों को पता चला तो? अरे वो लड़का बहुत ही शरीफ दिख रहा था और वो जरूर किसी मुसीबत में था, इसीलिए तो। पर वो गुंडे, वो कौन थे? जरूर उसने कुछ किया होगा, इसीलिए तो वो गुंडे उसके पीछे भाग रहे थे। मैं तो कहती हूँ आप ये बैग ना कचरे में फेंक दो। नहीं नहीं, वो लड़का मुसीबत में था। एक बार इस बैग को खोल कर देखते हैं कि क्या है इसमें। माधव उस बैग को खोलकर देखता है तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टी के कागज रहते हैं। उसी के साथ उस बैग में एक पर्ची होती है जहां पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। तब माधव कहता है, शायद यही एड्रेस है जहां पर उसने मुझे कल बुलाया है। मैं कल ही ये बैग लेकर उसके पास जाऊंगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के कागज है ये तो। माधव की बीवी उसे वहां ना जाने के लिए बार बार कहती है, पर माधव अपनी बीवी की बात नहीं सुनता और दूसरे दिन वो अपने ओनियन के ठेले में ही बैग को छुपाकर उस एड्रेस पर चला जाता है। वहां पे एक बहुत बड़ी हवेली रहती है। हवेली को देखकर माधव भी हैरान हो जाता है और अंदर जाने लगता है कि तभी वहां से कुछ आवाजें आने लगती है। माधव खिड़की से झांक कर देखता है तो कुछ आदमी एक बूढ़े आदमी को कुर्सी से बांध कर रखे हुए थे और उसे प्रॉपर्टी के कागजात के बारे में पूछ रहे थे। तब माधव सोचता है, अच्छा तो इसीलिए ये लोग उस लड़के के पीछे पड़े थे और इसीलिए इस बूढ़े आदमी को इन्होंने पकड़ कर रखा है, पर वो लड़का नहीं दिख रहा। माधव ऐसा सोचते हुए उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी दूसरी खोली में वो लड़का बंधा हुआ रहता है। माधव उसे आवाज देने लगता है। तब वो लड़का कहता है, भैया इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, आप जल्दी से हमारे वकील के पास वो बैग लेकर जाओ, अब वही सब संभाल लेंगे। उनकी ऐसी बातें चल ही रही थी कि अचानक माधव का किसी चीज को धक्का लग जाता है, जिससे वो चीज नीचे गिरकर आवाज होती है और जो गुंडे अंदर खड़े थे उन्हें शक हो जाता है कि कोई बाहर खड़ा है। वो गुंडे बाहर आते हैं तो माधव को खिड़की के पास देखते हैं। वो गुंडे माधव को पकड़ने जाते हैं तो माधव जैसे तैसे करके वहां से भागते हुए मिस्टर कुमार के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मिस्टर कुमार उस प्रॉपर्टी के कागजात को कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर कुमार और माधव पुलिस लेकर हवेली जाते हैं, जिससे उन आदमियों को पकड़ा जाता है और बूढ़े आदमी और सोहन को उन लोगों से रिहा किया जाता है। सारा काम होने के बाद माधव अपने घर चला जाता है। तब सोहन अपने वकील से कहता है, वकील साहब, वो आदमी कहाँ गया जिसने आप तक ये प्रॉपर्टी के कागजात पहुंचाए? अरे सोहन बेटा, वो तो वसीयत देकर यहाँ से चला गया। मुझे भी इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके बारे में कुछ पूछ लूं। कोई बात नहीं, मैं उसका पता लगा लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। सोहन के दादाजी ने वो सारी जायदाद उसके नाम की थी, पर उसके चाचा को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उसी ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर सोहन और उसके दादाजी को कैद करके रखा था ताकि वो वसीयत बदल कर सारी जायदाद अपने नाम कर सके। दूसरे दिन सोहन माधव के बारे में पूछताछ करने बाजार से जाता हुआ रहता है और उसे उसका पता चल जाता है। सोहन उसके घर जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माधव,
कल अगर तुमने हिम्मत करके वो प्रॉपर्टी के कागजात हमारे वकील तक नहीं पहुंचाए होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माधव। नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मेरा काम बाकी है और तुम्हें वो भी करना है। ये लो मेरी तरफ से इनाम। सोहन माधव को 50 एकड़ खेती देता है। माधव पहले उसे लेने से तो इनकार करता है, लेकिन सोहन जिद करता है और माधव एक ही दिन में 50 एकड़ खेत का मालिक बन जाता है, जहां पर वो ढेर सारे प्याज की खेती करना चालू करता है। इस तरह से वो एक ही साल में करोड़पति बन जाता है। डीजल ट्रेन रिस्टोरेशन। रामगढ़ नाम का एक गांव रहता है। गांव नदी किनारे बसा हुआ था। उस नदी पर एक पुल बंधा हुआ था जो कि मजबूत नहीं था। गांव से बाहर जाने के लिए और आने के लिए बस वही एक रास्ता था, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था। लोग वो पुल पार करने के लिए बहुत डरते थे, पर और कर भी क्या सकते थे। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हाँ, वहाँ ट्रेन की पुरानी पटरी जरूर थी, पर ट्रेन नहीं चलती थी। उस गांव में आशीष नाम का एक लड़का रहता था। उस ट्रेन की पटरी को देखकर वो सोचता है, गांव के लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। मुझे मेरे गांव वालों के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से आशीष सोचता रहता है और गांव के ही पंचायत ऑफिस में जाता है और वहां वो कहता है, गांव के लोगों को गांव के बाहर आने जाने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, और तो और आने जाने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। इस वजह से गांव की तरक्की भी नहीं हो रही है। आप कुछ क्यों नहीं करते सर? आशीष की ये बात सुनकर वो ऑफिसर कहता है, अरे भाई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों खाली पीली हमारा दिमाग चाट रहे हो? अरे सर, आप ही तो कर सकते हैं। आप गांव के लिए ट्रेन की मंजूरी दे दीजिए। अरे भाई, दे दीजिए मतलब क्या? केला है जो तोल कर तुम्हें दे दूं या बिना सोचे समझे दे दूं? चलो जाओ यहाँ से। सर, ट्रेन की पटरी तो पहले से ही है, आप बस ट्रेन की मंजूरी दे दीजिए। अरे उसकी तो बात ही मत करो, पता नहीं वो पटरी कहाँ खो गई है, और सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो गांव में आकर उस पटरी को खोजते बैठे। तो फिर नई पटरी बना दीजिए सर। नई पटरी? जैसे कि वो मेरे जेब में ही पड़ी हुई है। अरे भाई, जाओ यहाँ से। ट्रेन की मंजूरी इस गांव के लिए कभी नहीं मिल सकती। आशीष नाराज होकर वहां से चला जाता है। तभी उस गांव में आशीष का एक दोस्त चेतन आता है। चेतन एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता है। आशीष चेतन को गांव के बारे में सब बताता है। तब चेतन कहता है, अरे आशीष, हम कल ना पटरी से होते हुए चलते हुए जाकर देखते हैं कि वो पटरी कहाँ तक जाती है। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, शायद इससे हमें कुछ हासिल हो और हम ट्रेन चालू करने के लिए कुछ कर सके गांव में। दूसरे दिन ही वो दोनों पटरी के ऊपर से चलने लगते हैं। पटरी पर चलते चलते एक जगह उस पटरी के 2 ट्रैक दिखाई देते हैं। एक ट्रैक तो गांव में जाती है और दूसरी सीधा जंगल की ओर। आशीष और चेतन पटरी से चलते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर तक दूर चलते हुए जंगल में जाकर उन्हें एक पुराना ट्रेन का इंजन मिलता है। तब आशीष कहता है, अरे इतना पुराना इंजन यहाँ पर पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। अरे ये तो अच्छा हुआ ना, कम से कम इंजन तो मिल गया। लेकिन इसमें क्या अच्छा है दोस्त, ना पटरी काम की है और ना ही ये इंजन काम का। अरे आशीष, इतनी जल्दी हार मत मानो यार। अरे तो और क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। अरे आशीष, इस पुराने इंजन को हम रिस्टोरेशन करते हैं। मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। चेतन की बात सुनकर आशीष को थोड़ी तसल्ली मिलती है। चेतन उस पुराने इंजन को रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। खराब और जंग चढ़े हुए पार्ट्स को बदलकर वो उसमें नए पार्ट्स लगाता है। इंजन को नया पेंट भी करवाता है। इस तरह इंजन के रिस्टोरेशन करके एकदम उसे नए जैसे बना देता है और रिस्टोरेशन करके इंजन के डब्बे भी लगवाता है। इस तरह से उनकी एक डीजल ट्रेन तैयार हो जाती है। उस ट्रेन को देखकर आशीष कहता है, अरे चेतन, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है, मजा आ गया। क्या मस्त ट्रेन बनाई है तुमने पुराने इंजन से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे आशीष, ये कोई जादू नहीं, बल्कि मेरी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है।
जो यहाँ पर काम आया है। अब तुम इसे चलाकर गांव वालों की सेवा करो और इससे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ये सुनकर आशीष उस दिन से डीजल ट्रेन से लोगों को एक गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए चलाने लगता है। इससे आशीष को भी पैसे मिलने लगते हैं। गांव वालों की काफ़ी समस्या दूर हो जाती है। गांव वाले भी ट्रेन में बैठकर खुशी से सफ़र करने लगते हैं। वो बहुत खुश रहते हैं। एक बार पंचायत के जो ऑफिसर होते हैं उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। अरे ये कैसा गांव है, मुसीबत के समय अस्पताल ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तभी ये बात आशीष को पता चल जाती है और वो तुरंत ऑफिसर के घर जाता है और उन्हें कहता है, सर आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करता हूँ। चलिए जल्दी से आप अपने बेटे को साथ लेकर मेरे साथ आइए। आशीष तुरंत ऑफिसर के बेटे को उठाकर ट्रेन में ले जाता है और ट्रेन में बिठाता है और ट्रेन से उन्हें शहर ले जाता है। वहाँ से उसे अस्पताल पहुँचाता है। इस तरह से आशीष उस ऑफिसर के बेटे की जान बचाता है। तब वो ऑफिसर कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। जब तुम मेरे पास ट्रेन की मंजूरी के लिए आए थे तब मैंने उसे नामंजूरी दी थी, पर आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं भूल गया था उस वक्त कि मुसीबत कभी भी किसी के भी ऊपर आ सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। कोई बात नहीं सर, पर हाँ अब तो गांव की तरक्की के लिए कुछ कीजिए। हाँ हाँ आशीष, बिल्कुल। मैं आज ही और ट्रेन की मंजूरी के लिए बड़े ऑफिस में दरख्वास्त करता हूँ। ऐसा कहकर वो ऑफिसर धीरे धीरे गांव के लोगों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करता है और आशीष भी अपनी डीजल ट्रेन से लोगों की मदद करता है।